हेलो फ्रेंड्स। तो मैं सोचा कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स अपन ने कवर कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम उस सीरीज में सीधा इकोनॉमिक्स पे चलेंगे और फिर सीधा फंडामेंटल एनालिसिस शुरू कर देंगे। तो मैं सोचा उसको शुरू करने से पहले जो एक और मेजर एसेट क्लास है जिसके बारे में काफ़ी लोग चर्चा करते रहते हैं, गोल्ड को भी हम अपनी चर्चा में शामिल जरूर कर लें। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है कि हम आखिर गोल्ड को वैल्यू क्यों करते हैं इतना। तो आई थिंक द आंसर लाइज इन केमिस्ट्री, राइट। कि शाइनी होता है, ल्यूमिनस होता है, अट्रैक्टिव लगता है ना। और वो ज़्यादातर समय उस तरह से रिमेन कर पाता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, राइट। वो रिएक्टिव कम होता है, इसीलिए मे बी यही लॉजिकल रीज़न होगा कि अ, उसकी हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं और वो शाइनी है तो इट काइंड ऑफ अट्रैक्ट्स पीपल, राइट। तो ये तो जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी अपन चलते हैं कि आखिर फिर इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मे बी यही रीज़न है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता और ज़्यादातर समय तक ग्लो करता है, एक शाइनी टच है इसमें, तो इसीलिए ये अट्रैक्टिव है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। लेकिन इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो कोई फंडामेंटल वे तो है नहीं। जैसे कि कोई स्टॉक होता है तो उसका एक एटलीस्ट, हालांकि उसमें भी सेंटिमेंट्स काफ़ी मैटर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसका एक फंडामेंटल बेसिस तो होता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। तो देर इज काइंड ऑफ वेरिफिकेशन जो अपन कर सकते हैं कि हाँ, इसकी स्टॉक की जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है कि नहीं, इस बिजनेस या इस कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पे हम कह सकते हैं। लेकिन गोल्ड के लिए ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। जस्ट पीपल का सेंटिमेंट है, कल्चरल फॉलोइंग है कि कल्चरली उसको कितनी वैल्यू मिल रही है गोल्ड को, राइट। हम लोगों के कल्चर में काफ़ी है गोल्ड वगैरह का इस्तेमाल करना, है ना। ओके। तो बट व्हाट डिसाइड्स इट्स प्राइस बेसिकली इज स्टिल अ ब्लैक बॉक्स। तो थोड़ी और बात करेंगे इस पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे इसके मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझेंगे, फिर लास्ट में इसकी कैसे प्राइस मूवमेंट होती है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, तो थोड़ा और समझ में आएगा। वेज टू इन्वेस्ट। तो इस पे मेनली इन्वेस्ट करने के तीन तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड ऑब्वियस है। ईटीएफ, ईटीएफ मैंने निफ्टी ईटीएफ और सेंसेक्स ईटीएफ और इस तरह की ईटीएफ्स की बात करी है, तो ये भी उसी तरह का ईटीएफ है। बेसिकली ये भी एक तरह का एंटिटी होगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट, मार्केट के अंदर, राइट। बस ये एक एंटिटी ऐसी होगी जो कि गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करेगी। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इस एंटिटी का प्राइस भी बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो इस एंटिटी का प्राइस भी घटेगा। बस देयर विल बी अ स्मॉल मैनेजमेंट फी है, राइट। ये आगे देख लेते हैं अपन, अभी सब आएगा, तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। फिर एक गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड है, इट इज़ अ बॉन्ड। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड एक पेपर टाइप का आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक एग्रीमेंट होगा कि मैंने आपको आज इतना, मान लेते हैं, एक पैसा दिया, सम मनी आई गिव यू, और इस पे एक एग्रीमेंट होगा कि पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद ये पेपर अगर मैं आपको देता हूँ, ये पीस ऑफ ऑथराइजेशन एक तरह से अगर मैं आपको देता हूँ एक पर्टिकुलर समय के बाद, तो फिर इसके बदले में आप मेरे को रिटर्न में कुछ दोगे। वो ये अमाउंट ऑफ, यही सेम अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, इस पे कुछ रिटर्न के साथ मनी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ से कुछ आप उनको दोगे, उसके बदले में आपको ये एक गारंटी, बॉन्ड की एक गारंटी मिलेगी कि जब आप कुछ टाइम के बाद, 5 साल, 10 साल, एक महीना, छः छः साल, कुछ भी हो सकता है, एक टाइम पीरियड में वेरी, तो उसके बाद जब आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जब आप इशूइंग अथॉरिटी को देंगे, तो जो भी एग्रीमेंट है इसके अंदर वो उसको फुलफिल करेगा, है ना। तो जनरली इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से ये जो पेपर है ना, इसका सेकेंडरी मार्केट के अंदर लोग आपस में ट्रेड कर लेते हैं इसको। कि अगर किसी को लगता है कि अब इसके मैच्योरिटी पीरियड पे, जिस टाइम इस डॉक्यूमेंट के बदले हम इसकी इशूइंग अथॉरिटी से इस डॉक्यूमेंट को देके अपना मटेरियल ले सकते हैं, उसको हम, इसको मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, राइट। इसका मैच्योरिटी टाइम हो जाएगा। तो जब किसी को लगता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे अब इसकी वैल्यू कम हो गई है, किसी को ऐसा लगता है, देन ही ट्राइज टू सेल दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट। और किसी को लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी आने वाले समय, तो ही ट्राइज टू बाय दिस इन द सेकेंडरी मार्केट। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्टॉक ओनली, जिसको आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद बेच सकते हैं। लेकिन इसकी कोई इसकी कोई वैल्यू एज सच नहीं है आपके पास। इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड पे आपको वैल्यू मिलने वाली है। ओके।
तो ये बॉन्ड का फंडा हो गया। हाँ, तो अभी अपन फिजिकल पे डिस्कस करते हैं। तो मेनली फिजिकल में इन्वेस्ट करने का क्या होता है कि हमें रहता है कि ज्वेलरी में मेनली गोल्ड स्मॉल हो रहा होता है, राइट। और तो उसको हम कल्चरली हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं ना, लोग पहनते हैं गोल्ड की ज्वेलरी, और ऑर्नामेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है गोल्ड, राइट। तो मेनली यही है, बाकी हमारी इमोशनल बॉन्डिंग है, हमारा कल्चरल, इस तरह से खासकर इंडिया में कल्चरली गोल्ड को मतलब एक स्टेटस सिंबल टाइप माना जाता है, राइट। तो इसलिए फिजिकली लोग इसमें खरीदते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना, मतलब उसको इन्वेस्टिंग मान लो या खरीदना मान लो। तो इसमें रिस्क है, ऑब्वियसली इसमें रिस्क होता है कि हम उसको लूज ना करते हैं फिजिकल एसेट को, राइट। तो ये एक बड़ा रिस्क है, और इसमें फ्रॉड का रिस्क भी होता है कि बाई चांस गोल्ड तो आपको दिया गया लेकिन इट में नॉट बी कंप्लीटली गोल्ड, राइट, उसकी प्योरिटी का रिस्क होता है, राइट। तो ये फिजिकल का हो गया। अभी हम तीनों पे फिर से एक बार आएंगे जब सम अप करूंगा मैं। अभी मैं ओवरव्यू सा हो गया तीनों का। तो ईटीएफ तो अपन ने बात कर ही ली कि ट्रैक्स गोल्ड, इट्स काइंड ऑफ एंटिटी जिसकी प्राइस गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करती है, और जो भी कमिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस फंड को रन करेगी वो डेफिनेटली एक स्मॉल मैनेजमेंट फी लेगी, लेकिन ये काफ़ी नॉमिनल सी कम होती है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। अब गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड पे आ जाते हैं। तो आजकल काफ़ी आ रहा है इसके बारे में भी। तो गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसका 7 ईयर लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 7 ईयर के बाद ये मैच्योर होगा, राइट। तो इसमें ये लोग क्या बोलते हैं कि आपने पेपर पे गोल्ड खरीद लिया, और 7 ईयर लॉक इन पीरियड के बाद क्या होगा कि जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड आपने अभी खरीदा है उतना अमाउंट ऑफ गोल्ड के बराबर का आपको मनी या जो भी है आप कह सकते हैं उसका वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ठीक है। लेकिन इसमें एक एडिशनल है, बेनिफिट है कि ये कह रहे हैं कि आप जितना भी टोटल मनी इन्वेस्ट करेंगे उतना गोल्ड तो आप खरीदेंगे खरीदेंगे, हम बदले में आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देंगे, राइट। अभी क्यों दे रहे होंगे इंटरेस्ट 2.5% का? क्योंकि इनको क्या हो रहा है कि इनको पैसा एक साथ मिलेगा ना। आपको तो 2.5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज की डेट में आपसे पैसा ले लिया। अब ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कोशिश करेंगे पाने की, अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्योंकि ये लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं इसमें, कि सेकेंडरी मार्केट में कोई खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा आपका बॉन्ड। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि क्योंकि ये जनरली इशू होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो फिर क्या कहते हैं, लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी खरीदना चले जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में इसकी डिमांड कम हो सकती है, राइट। तो फिर ये एक इशू है इसमें। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड अगर लें तो जस्ट ये 2.5% के इंटरेस्ट की वजह से इसको ना लिया जाए, राइट। अपना गोल्ड एपेटाइट समझें आप। अभी बात करते हैं इस बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड शुड वी इवन इन्वेस्ट इन गोल्ड, है ना। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा है सर, कि आप नॉर्मल जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी कहती है, जिस पे हम आगे आने और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी के हिसाब से मेनली आपका 5 to 10% ही होना चाहिए गोल्ड एसेट क्लास में, राइट। गोल्ड इज अ एसेट क्लास। 4 एसेट क्लासेस होती हैं, गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप, फिक्स्ड, राइट। तो गोल्ड में जनरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो कह रही है 5 से 10% का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो जनरली आप अगर पिछले 50 साल का डेटा उठा के देखें तो गोल्ड का बेसिकली क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में फिक्स रहता है 5 7 10 साल। और उसके बाद जब साइक्लिक रिसेशन आता है, आपका रिसेशन आएगा एक, और उस टाइम लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं उस समय? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड की एक कल्चरल इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। तो लोग इसमें सिक्योरिटी दर्शाते हैं अपने, लोगों को लगता है कि ये सिक्योर है, इस पे लोगों का ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा एक कल्चरल बॉन्डिंग होने की वजह से, इसलिए इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों को लगता है कि इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी जैसे बाकी एसेट्स की गिर रही है। तो उस टाइम इसमें रैली आती है रिसेशन के टाइम पे, और इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि आजकल गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है, जबकि 2010 11 में देखेंगे आप, 11 12 में तो वो 34 35 थाउजेंड पे ही थी, और आज की डेट में वो अभी रिसेंटली बढ़ी है 45 थाउजेंड के आसपास से चल रहा है आजकल। तो यू कैन जस्ट सी
तो दैट्स हाउ यूजुअली गोल्ड मूव्स। तो मैं जो कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो आप अपनी अपनी एपिटाइट बिल्कुल समझें गोल्ड की, कि आप 5 से 10% से ज़्यादा ओवर एक्सपोजर ना लें। कि अगर ऐसा हो सकता है कि आपने फिजिकल गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है, आपके घर में काफ़ी गोल्ड पड़ा है, काफ़ी लोग पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स हैं काफ़ी सारे, तो फिर आप एडिशनल ज़बरदस्ती किसी के कहने से आप पेपर फॉर्म में उसको ना खरीदें, राइट। ज़बरदस्ती ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए गोल्ड का, राइट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो आप तभी खरीदें अगर आपका एक्सपोजर कम है, मान लें 1-2% का एक्सपोजर है, और आप चाहते हैं कि गोल्ड एसेट क्लास में आपका एक्सपोजर बढ़े, तो आप जरूर गवर्नमेंट गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड या फिर ईटीएफ जैसे पेपर क्या कहते हैं, पेपर इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड के कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेन बेनिफिट यही है कि उनमें आपका फिजिकल गोल्ड खोने का रिस्क नहीं होता, राइट। बाकी ट्रैक वो सेम प्राइस करने वाला है, राइट, बिल्कुल। तो मेरे को लगा कि गोल्ड पे एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड भी एक कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है इंडिया की, खास बात खासकर तो गोल्ड से काफ़ी लोग मतलब इंट्रीग होते हैं गोल्ड सुन के। तो मैंने सोचा कि गोल्ड पे भी एक वीडियो होनी जरूर चाहिए। सो आई गेस, और कमोडिटी मार्केट्स के बारे में अपन बहुत डिटेल में बताएंगे, डिस्कस करेंगे जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, आफ्टर वी कवर फंडामेंटल एनालिसिस। जब हम रिस्क मैनेजमेंट पे आएंगे तो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उनमें अपन रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गोल्ड के ऊपर। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को बेनिफिट हो सकता है तो डेफिनेटली इसको शेयर करें, और लाइक तो कर ही देना। और ये सीरीज चलने वाली है, स्टॉक मार्केट का पूरा सीरीज बना दूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि कुछ सीख रहे हैं आप मेरे वीडियो से। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए इतना।